हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है समिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन। तो आज हम समिति के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है सोशियोलॉजी का, और इससे पहले हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब हम समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरस्तू का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य अपनी समस्त सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति 3 प्रकार से कर सकता है। पहला, स्वयं के प्रयास से, दूसरा, दूसरों के साथ संघर्ष करके, और तीसरा, दूसरों के साथ सहयोग करके। जब मनुष्य तीसरे मार्ग को अपनाता है, अर्थात दूसरों के सहयोग से सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, तब वह समिति का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में, संगठनात्मक सहयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही समिति है। ये समिति का अर्थ भी हो सकता है कि संगठनात्मक सहयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही समिति है। इसके अंतर्गत समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लोग मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं तथा उस संगठन के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित प्रयास करते हैं। इस प्रकार समान उद्देश्य एवं संगठित प्रयासी समिति के आधार स्तंभ है। तब समिति में क्या होता है, व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिससे उनके उद्देश्य की पूर्ति होती है, और उस संगठन को ही क्या कहा जाता है, समिति। आगे बढ़ते हैं। समिति का अर्थ। मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। एक ऐसे समूह को समिति कहते हैं जिसकी रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई हो। समिति का निर्माण हितों की तार्किक स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार के समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समितियां सनातन नहीं होती, अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्राय समाप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि समिति का निर्माण जानबूझकर किया जाता है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होकर एक संगठन का निर्माण करते हैं या एक समिति का निर्माण करते हैं, तथा जिसकी सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक। व्यक्ति अपनी इच्छा से उसकी सदस्यता ग्रहण करता है। वो उसकी अनिवार्य कोई सदस्यता नहीं होती, ऐच्छिक सदस्यता होती है। जैसा हमने समुदाय में पढ़ा था, समुदाय की सदस्यता कैसी होती है, अनिवार्य होती है, लेकिन समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, समिति की परिभाषाएं। सबसे पहले दी हुई है बोगार्ट्स के अनुसार। बोगार्ट्स के अनुसार है, सामान्यतः समिति एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा एक ही साथ काम करने को कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है जिन्सबर्ग के अनुसार, सामाजिक प्राणियों का एक समूह जो एक दूसरे से इस तथ्य से संबंधित है कि वे विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामान्य रूप से एक संगठन रखते या बनाते हैं, एक समिति है। आगे दी हुई है मैकाइवर के अनुसार, हम समिति की परिभाषा एक संगठित समूह के रूप में कर सकते हैं जो कि किसी एक रुचि अथवा समूह की सामान्य रुचियों की पूर्ति के लिए हो। ये 3 डेफिनेशन दी हुई है समिति की। तो अब हमने इसका अर्थ पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम बात करते हैं समिति की विशेषताओं की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या विशेषता या लक्षण होते हैं समिति में। पहला, समिति व्यक्तियों का समूह। समिति क्या होती है, वो व्यक्तियों का समूह होता है। समिति में समिति से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। प्रत्येक समिति में 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं। ये सदस्य सामान्य हित या हितों से संबंधित रहते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। दूसरा है समिति का संगठन। संगठन से मतलब समिति को गठित किया जाता है। कुछ व्यक्ति, जैसे भी इसके अर्थ में पढ़ा था हमने कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर उसका निर्माण करते हैं, इसलिए कुछ व्यक्ति मिलकर संगठित होकर समिति का संगठन करते हैं, समिति का निर्माण करते हैं। तो ये इसकी विशेषता थी, समिति का संगठन। अब थर्ड, समिति का स्वरूप मूर्त है। मूर्त से मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जो चीज़ हम देख सकें वो मूर्त है। तो समिति का स्वरूप कैसा है, मूर्त।
समिति चूंकि व्यक्तियों का समूह है अतः उसका स्वरूप मूर्त है। मूर्त इसलिए कि इसका निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। व्यक्तियों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ये व्यक्तियों का संगठन होता है, तो समिति का स्वरूप कैसा होता है? मूर्त। नेक्स्ट, समिति का निश्चित उद्देश्य है। ये हमने पढ़ा था पहले इसके अर्थ में कि समिति में क्या होता है? व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है समिति का निर्माण करने के लिए, जिससे व्यक्तियों की आवश्यकता की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो समिति का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य अवश्य होता है। नेक्स्ट, समिति की स्थापना की जाती है। समिति की स्थापना की जाती है, उसका स्वतः जन्म नहीं होता या स्वतः विकास नहीं होता, उसकी जानबूझकर उसका संगठन किया जाता है व्यक्तियों द्वारा इकट्ठे होकर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, तो समिति की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक समिति की एक संस्था होती है। अब संस्था क्या होता है? संस्था होता है कोई भी नियम कानूनों की व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं, जिसमें नियम कानूनों की एक कार्यप्रणाली होती है। तो प्रत्येक समिति की कोई ना कोई संस्था होती है। समिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक समिति के कुछ नियम व कार्यप्रणाली होती है, और वो कार्यप्रणाली क्या कहलाती है? संस्था। तो प्रत्येक समिति की एक संस्था होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। हमने अभी पढ़ा था इसके मीनिंग में कि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो किस समिति का सदस्य बनना चाहता है और किसका नहीं। व्यक्ति की किस आवश्यकता की पूर्ति किस समिति के अंतर्गत हो सकती है, तो वह उसी समिति का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट है अस्थायी। जब हमने समुदाय पढ़ा था तो समुदाय क्या था? वो एक स्थायी था। कम्युनिटी स्थायी होती है, उसमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है, लेकिन जो समिति होती है वो क्या होती है? अस्थायी। अस्थायी मतलब व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति होने के बाद वो समाप्त हो जाती है या कर दी जाती है, उसका रूप स्थायी नहीं रहता। और जैसे हमने ऊपर पढ़ा, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो समिति की सदस्यता तो ऐच्छिक होती है, लेकिन जो समुदाय की सदस्यता थी वो कैसी होती है? अनिवार्य। व्यक्ति को उसका सदस्य बनना ही पड़ता है। तो इसमें साथ साथ हमने समिति और समुदाय में अंतर भी पढ़ लिया कि समिति और समुदाय में क्या अंतर होता है। आगे चलते हैं। अस्थायी तो हो गया। 9 नंबर पे है सहयोग की भावना। समुदाय की तरह समिति में भी सहयोग की भावना पाई जाती है। व्यक्ति जब संगठित होकर एक समिति का निर्माण करते हैं तो जब तक उनमें सहयोग की भावना नहीं होगी, उस समिति का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा उसके निर्माण करने का, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर सकते हैं जब व्यक्तियों के अंदर सहयोग की भावना हो। तो इसलिए समिति में सहयोग की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है साधन के रूप में, साध्य के रूप में नहीं। समिति उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन है, ना कि साध्य। वो एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में समिति प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है उद्देश्यों का क्षेत्र कार्य से अधिक व्यापक। समिति की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस उद्देश्य का क्षेत्र समिति के कार्य क्षेत्र से अधिक व्यापक होता है। उदाहरण के लिए उदाहरण पढ़ते हैं हम इसका एग्जाम्पल। विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना होता है, पर यह उद्देश्य विद्यालय के दैनिक कार्य तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। ज्ञान विद्यालय के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है संपत्ति। प्रत्येक समिति की कुछ निजी संपत्ति होती है जिसका वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में आवश्यकता अनुसार उपयोग करती है। तो ये सब थी समिति की विशेषताएं। तो अब हमने समिति का अर्थ पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, समिति की विशेषताएं पढ़ी। तो समिति एक ऐसे समूह को कहते हैं जिसकी रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, और इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है, और समिति अस्थायी होती है। तो ये सब इसके मीनिंग, विशेषताएं ये सब थी इसके अंतर्गत। और इसके साथ साथ हमने समुदाय और समिति में अंतर भी पढ़ा कि जो समुदाय होता है वो कैसा होता है?
उसका स्वतः जन्म होता है लेकिन समिति का स्वतः जन्म नहीं होता। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है लेकिन समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समुदाय का स्वरूप स्थायी होता है और समिति का स्वरूप अस्थायी होता है। समिति का संगठन किया जाता है लेकिन समुदाय का संगठन नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ इनमें अंतर थे दोनों के बीच, लेकिन कुछ समानताएं भी अंतर के साथ साथ, जैसे दोनों में ही व्यक्तियों का समूह पाया जाता है, समुदाय में भी समिति में भी। समुदाय में व्यक्तियों का समूह होता है, समिति में व्यक्तियों का समूह होता है, और दोनों में ही सहयोग की भावना भी पाई जाती है, समिति में भी और समुदाय में भी। सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं समिति के उदाहरण। क्या क्या उदाहरण समिति के? तो परिवार, विद्यालय, राज्य, ये सब समिति के उदाहरण हैं। इन्हें समिति माना जाता है। लेकिन परिवार के अंतर्गत विवाह को संस्था माना जाता है, और विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा पद्धति को भी संस्था माना जाता है, और राज्य के अंतर्गत प्रजातंत्र को संस्था माना जाता है, क्योंकि वो एक नियम कानून की एक व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।